हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। सॉरी फॉर द ट्रिमिंग पार्ट। दाढ़ी मूंछ हटा दी है ट्रिमिंग करके, तो अजीब सा लग रहा होगा आपको। ये क्या हो गया भाई, कोई नया बंदा आ गया? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जो है हम इंश्योरेंस क्लेम का दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो है लॉस ऑफ प्रॉफिट। नाम तो सुना ही होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट जो है पहले आपको यहीं से करा देता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इतना आसान मत समझ लीजिएगा। दिमाग आपका लगेगा चीज़ें समझने में, पर एक बार समझ में आ गई तो यूँ समझ लीजिए कि आपके 12 नंबर पक्के हो गए। तो आपके जो है ऑलमोस्ट जो है पास होने की सर्टिनिटी हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हालांकि इसके बाद 2 चैप्टर आपको और कॉन्सेंट्रेशन से करने हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड हायर परचेज, विच आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट फिलहाल जो है एक बार ये करते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब होता क्या है, होता ये है कि मान लीजिए एक चार्ट बनाकर दिखा देता हूँ। इसको ऐसे कर लूँ तो ये लाइन हो गई ना। अच्छा, इसको थोड़ा और मोटा करना पड़ेगा ताकि ये लाइन लगे। अच्छा, तो मान लीजिए 31 मार्च 21 है। 31 मार्च 21 है, करेक्ट। थर्टी फर्स्ट मार्च 21 है। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 21 को, और 1 अगस्त को आग लग जाती है। अब अगर अगस्त में आग लग जाएगी तो मुझे बताइए क्या बिजनेस चल पाएगा? आग लगने से सारे बिजनेस ऑपरेशन रुक नहीं जाएंगे, थम नहीं जाएंगे? ऑब्वियस ही बात है ना, थम जाएंगे। आग लग गई है, कैसे बिजनेस होगा? तो इसका मतलब ये है कि जो आप यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते थे वो फायर होने की वजह से नहीं कमा पाओगे। एक तो है कि यहाँ पर आपका जो स्टॉक पड़ा था वो जल गया, तो स्टॉक जला तो उसके लिए क्लेम आपने कैलकुलेट करना सीख लिया। इस तारीख का आप क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं और क्लेम निकालते हैं। अगर आपको पता लग जाए कि भैया जो आपका जो है पीरियड जो अफेक्टेड रहेगा फायर होने के बाद, जिसमें आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे या फिर थोड़े बहुत कमा भी पाएंगे, हो सकता है ना। फायर हो गया तो आपने क्या किया, वहाँ से आपने किसी और जगह पे शिफ्ट करा टेम्प्ररी, कुछ एडिशनल खर्चा करा, थोड़ी बहुत सेल्स कर ली, बट उस स्केल पे तो नहीं कर पाएंगे जो नॉर्मली जो है यहाँ पर प्रॉफिट आना चाहिए था। तो इसीलिए आप लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए भी इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए भी आप इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं। समझ गए आप? अब सवाल ये है कि आप मुझसे पूछेंगे कि भैया जो अफेक्टेड पीरियड रहा है, मान लेते हैं 30 सितंबर तक रहा है, और उसके बाद आपकी सेल्स नॉर्मल हो गई, ठीक है ना, सारी चीज़ें जो है रिकवर हो गई, जो जल गया था सेटअप उसे ठीक कर लिया गया, और फिर आप जो है उसी पेज पर सेल करने स्टार्ट कर चुके हैं जिस पे आप पहले से कर रहे थे। पहले से मतलब कि जब साल स्टार्ट हुआ था तो आपकी सेल्स अच्छी चल रही थी, जैसे ही फायर हुई सेल आपकी रुक गई, कम हो गई। आपने ऑपरेशन शिफ्ट करे, खर्चा वर्चा करा कहीं पे टेम्पररी, जब तक ये ठीक ना हो जाए तब तक आपने और खर्चा करा, थोड़ा बहुत माल बेचा भी, थोड़ा बहुत कुछ कमाया भी होगा उस पर मेजरली जो है आपका धंधा चौपट हो गया कुछ समय के लिए। इसे बोलते हैं पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। मतलब डिसलोकेशन, अपनी लोकेशन से आप हट गए जहाँ पर जल गया था, और उस वजह से जो है कुछ समय तक आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाए जो आप कर सकते थे। अगर उस प्रॉफिट के लिए आपने इंश्योरेंस क्लेम लिया है तो आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक के लॉस के अलावा ये जो पीरियड में प्रॉफिट आप कमा सकते थे, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन बोलते हैं या अफेक्टेड पीरियड बोल दो, उसके प्रॉफिट की भरपाई भी करेगी। मतलब आप जो है अपनी जेब में जो प्रॉफिट ले जाते थे पहले, उतना ही आप प्रॉफिट अब ले जाएंगे, क्योंकि आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि प्रॉफिट निकालें कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इस पीरियड में आपके कुछ
फिक्स्ड चार्जेस भी लग रहे होंगे। ये तो है नहीं कि फायर लग गई, आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे तो आपके फिक्स्ड एक्सपेंस लगने बंद हो जाएंगे। जो फैक्ट्री किराए पर ली है या सुपरवाइज़र को सैलरी देनी है, ये जो भी आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, तो वो आपके लगने बंद हो जाएंगे। फायर हो गई, प्रॉफिट नहीं आ रहा, सेल नहीं हो रही है, बट खर्चे तो लगी रहे हैं, तो उन फिक्स चार्जेस को बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। तो इसे जो है हम स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं। ऐसे खड़े हैं, स्टैंडिंग है ना, स्टैंडिंग चार्जेस, खड़े हुए हैं कि हम आ रहे हैं, हम लगने के लिए, हमें कोई हिला नहीं सकता, हम ना कम ना ज़्यादा होंगे, वी आर हेयर, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। कई बार जो होती है, कंपनी थोड़ी सी शातिर होती है, तो इसीलिए आप मुझे बताइए कि अगर आपको प्रॉफिट लेट्स से 1 लाख रुपीज़ का है, सिर्फ इस पीरियड के प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे साल की प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। ये जो अफेक्टेड पीरियड है, जिसे पीरियड ऑफ डिसलोकेशन बोलते हैं, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, इसका प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करा, कैसे करेंगे देखेंगे। तो वो 1 लाख है मान लेते हैं, और आपके जो इस पीरियड के फिक्स्ड चार्जेस हैं, करेक्ट, इस पीरियड के जो है फिक्स्ड चार्जेस हैं वो करीब 2 लाख हैं। अब मुझे बताइए कि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 लाख रुपए देगी क्लेम, तो 1 लाख रुपए का क्लेम तो मिलेगा, पर 2 लाख रुपए के आपके स्टैंडिंग चार्जेस लग जाएंगे। तो आप एक्चुअली में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो घर लेकर जाते थे पहले, अगर फायर नहीं लगती तो 1 लाख रुपए घर लेकर जाते, वो तो आप नहीं ले जा पाएंगे। इंश्योरेंस क्लेम अगर 1 लाख का मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट है ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए क्लेम मिलना है, तो अगर 1 लाख का क्लेम मिलेगा तो 2 लाख के तो फिक्स चार्जेस हैं। तो दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट भी देना है, उसे स्टैंडिंग चार्जेस भी आपको देने हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपको जो है प्रॉफिट के साथ स्टैंडिंग चार्जेस भी देगी। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, डेफिनेटली जो आपने इंश्योरेंस जिसके लिए कराया होगा, कई बार ऐसे होते हैं कि कोई नए चार्जेस आ जाते हैं जो पहले से नहीं पता होते, तो उसके लिए इंश्योरेंस आपने नहीं लिया होता। ये कई बार कंपनी सोचती है चलो यार ये जो फिक्स चार्जेस हैं इसमें से कुछ चार्जेस के लिए हम इंश्योरेंस नहीं लेते, तो उस केस में कंपनी रिस्क ले रही है, ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी इंश्योरेंस आपने जिस स्टैंडिंग चार्जेस का लिया प्लस जो नेट प्रॉफिट जिसके लिए तो आप पॉलिसी ले रहे हैं, वो दोनों जो है आपको मिलेंगे, तब आप क्या करेंगे, उस अमाउंट से आप स्टैंडिंग चार्जेस को पे कर देंगे और नेट प्रॉफिट जो आपका था उसे आप घर ले जाएंगे। ओनर कहेगा भैया नेट प्रॉफिट का मुझे लॉस हुआ है, वो नेट प्रॉफिट मुझे मिल गया क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से मुझे नेट प्रॉफिट के साथ स्टैंडिंग चार्जेस का पैसा भी मिला। तो समझ गए, कई बार जो है बुक में लिखा होगा नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, तो आप कहेंगे यार जब पॉलिसी नेट प्रॉफिट के लिए ले रही हैं तो ये स्टैंडिंग चार्जेस को क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो भी साथ में मिलेगा, तो फिर आप उससे स्टैंडिंग चार्जेस की पेमेंट करोगे, फिक्स चार्जेस की, और नेट प्रॉफिट को घर पे लेके जाओगे जो एक्चुअली में आपने इंश्योरेंस करवाया है। जैसे स्टॉक का पैसा आपको मिलता है वैसे ही नेट प्रॉफिट का पैसा आपको मिलेगा, बट वो कब फ़ायदेमंद होगा, जब आपको जो फिक्स चार्जेस यहाँ लग रहे हैं वो भी आपको साथ में मिलें, तो इसलिए आप पूरे का इंश्योरेंस लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप सारे स्टैंडिंग चार्जेस के लिए इंश्योरेंस नहीं लेते, कंपनी रिस्क लेती है, या कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो बाद में इनकर कर लेते हैं, पहले पिछले साल नहीं पता होते जब पॉलिसी ली है, तो तब दिक्कत हो जाती है। तो उसमें आपके पास स्टैंडिंग चार्जेस के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक जो आपने इंश्योर कराया है, एक जो इंश्योरेंस जिसका नहीं कराया। अब सवाल यह है कि आप नेट प्रॉफिट प्लस ये जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं जिसका पैसा भी आप लेना चाहते हो, डेफिनेटली इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वो आपको सिर्फ इस पीरियड का चाहिए, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन का। अगर ये पता लग गया तो मैं कह सकता हूँ भैया इतना पैसा मुझे दे देना, तो मैं उससे स्टैंडिंग चार्जेस पे करके नेट प्रॉफिट अपने घर ले जाऊँगा, और पीरियड ऑफ डिसलोकेशन के बाद तो मेरी सेल नॉर्मली है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको निकालें कैसे, ये बहुत बड़ा आपका सवाल है। तो इसको निकालने के लिए हम जो है जीपी रेशो कैलकुलेट करते हैं, और ये जीपी रेशो जो है वो मैं आपको बता दूं, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नहीं है एक तरह से, उसको उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट मत मान लेना कि ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स को हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बोलते हैं, जी नहीं। जीपी रेशो का मतलब है कि जो पिछले साल का नेट प्रॉफिट था, पिछले साल के जो स्टैंडिंग चार्जेस थे इंश्योर्ड,
उसे अगर मैं डिवाइड करूं सेल से तो जो रेशो आएगा उसे मैं जीपी रेशो बोलूँगा। आपको जो है जीपी रेशो निकालना पड़ता है, और ये जीपी रेशो कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट जो पिछले साल का है प्लस स्टैंडिंग चार्जेस जो इंश्योर्ड हैं पिछले साल के, और जो सेल्स है आपकी पिछले साल की, मल्टीप्लाई बाय 100, इसे हम जीपी रेशो बोलते हैं। एक्चुअली में अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट देखना चाहेंगे तो एक्चुअली में जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा पिछले साल का वो क्या होगा मालूम आपको? एक्चुअली का ग्रॉस प्रॉफिट होगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस अनइंश्योर्ड जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं बट इंश्योरेंस नहीं ले रखा, वो भी माइनस करोगे तब आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो एक्चुअली में तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ये दोनों माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आएगा, बट जो हम जीपी रेशो यहाँ पर निकाल रहे हैं वो हम सिर्फ ये देखने के लिए निकाल रहे हैं कि भैया सेल्स का कितना परसेंटेज हमें जो है एक तरह से पैसा लेना है, नेट प्रॉफिट का भी और जो आपने फिक्स चार्जेस को इंश्योर करा के रखा है उसका भी। बट कौन सी सेल का? अफेक्टेड पीरियड की सेल्स का। अफेक्टेड पीरियड की सेल्स में जब जीपी रेशो मल्टीप्लाई करेंगे तो पता लग जाएगा ना कि भैया इस पीरियड का इतना पैसा मुझे इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। तो इसीलिए जो है ये हमने पूरी रामकथा यहाँ पर करी है जीपी रेशो निकालने वाली, कि भाई पिछले साल का निकाल लो, क्या दिक्कत है, रेशो सेम रहेगा ऐसा एज्यूम कर लेंगे, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में गिवन है कि चेंज हो रहा है। अब बस आपको अगर जो है इस पीरियड की आपको जो है सेल्स पता लग जाए, डेफिनेटली एस्टिमेटेड, एग्जैक्ट तो नहीं पता लगेगी, तो उससे आप जीपी रेशो को मल्टीप्लाई करके बोल पाएंगे कि भैया इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मुझे आप दे दो, काम ख़त्म। समझे मैंने क्या बोला है? मैंने एक यहाँ पर ऐसे लाइन खींची और मैंने यहाँ बताया आपको कि 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 21 तक तो पिछला साल था। इस साल 1 अगस्त 21 से 30 सितंबर 21 तक जो है फायर लग गई। मतलब फायर तो एक दिन लगी, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे जल गया, बट उसका जो पीरियड है, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, वहाँ से आपको हटना पड़ा करीब 2 महीनों के लिए। तो इस पीरियड में आपकी सेल्स इम्पैक्ट हो गई। सेल्स इम्पैक्ट होने से प्रॉफिट इम्पैक्ट हो गए। और अगर आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी ली है, जो मुझे प्रॉफिट का लॉस होएगा उसके पैसे की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी, तो फिर आपको यहाँ का जो लॉस हुआ है प्रॉफिट का वो मिल जाएगा। बट कंपनी आपको सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देगी, क्योंकि आपके यहाँ पर कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी लग रहे होंगे, इसलिए कंपनी आपको नेट प्रॉफिट के साथ जिसका आपने इंश्योरेंस लिया है, जिन स्टैंडिंग चार्जेस का, उसका पैसा भी देगी, ताकि आप वो स्टैंडिंग चार्जेस पे करने के बाद नेट प्रॉफिट अपने घर ले जाएं। समझ गए आप? तो इस पीरियड के वो नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं वो देखने के लिए हमने देखा भैया पिछले साल जो है नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस जो इंश्योर्ड थे वो कितने थे और वो सेल्स का कितना परसेंटेज है। इससे आपका जीपी रेशो आएगा। सेल्स का परसेंटेज निकाल लिया। तो अगर मैं इस पीरियड ऑफ डिसलोकेशन की सेल्स निकाल लूँ, या फिर अगर मैं इस पीरियड का बताऊं आपको कि कितनी सेल्स मेरी शॉर्ट रह गई जो नहीं हो पाई फायर लगने की वजह से, तो अगर ये मैं शॉर्ट सेल्स निकाल लूँ, जिसको टेक्निकली शॉर्ट सेल्स बोलते हैं, इतनी सेल्स मेरी शॉर्ट रह गई इस पीरियड में, डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो आपने करी होगी ना, बिल्कुल तो बिजनेस बंद नहीं कर दिया होगा, थोड़ा बहुत तो सेल करा होगा, चाहे एडिशनल एक्सपेंस लगा के किया हो, बट उस स्केल पे नहीं कर पाए। तो जितनी सेल्स की कमी रह गई, अगर मैं उसमें जीपी रेशो से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा भैया इस पीरियड का मुझे इतना इंश्योरेंस कंपनी से लेना है पैसा। सिंपल इज दैट। तो आप मुझे बताइए शॉर्ट सेल्स को कैलकुलेट कैसे किया जाए। इस पीरियड की सेल्स तो मेरे पास डेफिनेटली नहीं है, एग्जैक्टली कितनी हो जाती वो नहीं है, कितनी हुई हो सकता है 10,000 रुपीज़ की मैंने ऐसी सेल्स कर दी हो, पार्ट टाइम बेसिस थोड़ा बहुत जो है कोशिश करा हो और 10,000 रुपये का माल बिक गया हो, 20,000 का बिक गया हो। वैसे नॉर्मली बिक सकता था 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का। तो वो कैसे पता लगेगा कितना बिक सकता था? उसके लिए आपको सेम पीरियड 1 अगस्त से सॉरी ये 22 हो जाएगा यार, 22 कर लेना इसको। 1 अगस्त से 30 सितंबर की पिछली बार की जो सेल है, जिसे स्टैंडर्ड सेल्स बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल्स, पिछली बार कितना था इस पीरियड में सेल्स?
अगर मैं उसमें ट्रेंड ऐड कर दूं, मतलब कि भैया ईयर ऑन ईयर जो है कई बार 10% का इजाफा होता है, 15% सेल्स बढ़ रही होती है, या 10% गिर रही होती है, ट्रेंड देखना पड़ेगा। तो अगर वो मैं एडजस्ट कर दूं स्टैंडर्ड सेल्स में, पिछली बार की इसी पीरियड की सेल्स में वो एडजस्टमेंट डाल दूं, तो मेरे को यहाँ की पीरियड ऑफ डिसलोकेशन की सेल्स पता लग जाएगी। और उस सेल्स में से अगर मैं माइनस कर दूं कि एक्चुअल सेल्स तो मैंने यहाँ पर इस पीरियड में कुछ 10,000 20,000 की कुछ तो कर ली है, कुछ तो भी कर ली है, तो मुझे पता लग जाएगा इतनी सेल्स मेरी शॉर्ट रह गई। और सेल्स मेरी शॉर्ट रह गई तो उसके हिसाब से जीपी रेशो मल्टीप्लाई करके मैं बताऊंगा इतने का मुझे लॉस हो गया है, प्रॉफिट का। समझ गए अब क्या करना है? क्या कहानी है, पूरी समझ में आई या नहीं आई? अब मुझे बताइए आप। मैंने पूरी कहानी आपको बता दी। 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 22, 1 अगस्त 22, 30 सितंबर 22 एंड 31 मार्च 23। यहाँ पर लग गई फायर। ये है आपका पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, जब आप बिजनेस ठीक से नहीं कर पाए। बट ठीक से नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत तो किया होगा, 10,000 20,000 की सेल्स आपने यहाँ पर कर दी होगी, उसे एक्चुअल सेल्स बोलते हैं। इस पीरियड में जो आपने करी, मुझे जानना है कि इस पीरियड में कितनी सेल्स मेरी शॉर्ट रह गई। तो वो जानने के लिए मैं सिमिलर पीरियड की पिछले ईयर की सेल्स ले रहा हूँ, जिसे स्टैंडर्ड सेल्स बोलते हैं। उसमें प्लस माइनस ट्रेंड की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ कि भैया इस साल अगर मेरा टर्नओवर बढ़ने की तरफ था तो प्लस कर लूँगा, घटने की तरफ था तो माइनस कर लूँगा, जिससे कि मुझे पीरियड ऑफ डिसलोकेशन की सेल्स का पता लग जाएगा। पीरियड ऑफ डिसलोकेशन की सेल्स का पता लग जाएगा। अब ये जो पीरियड ऑफ डिसलोकेशन की सेल्स मैंने एस्टिमेट कर ली है कि भैया इतनी सेल्स यहाँ पर हो जानी चाहिए थी, तो उसमें से कुछ तो मैंने कर भी ली है। थोड़ी बहुत तो होता है ना, अल्टरनेट फैसिलिटी लेकर थोड़ा बहुत काम चला लिया आपने। दुकान में अगर काम चल रहा है, दुकान जल गई है तो रेडी लगा ली थोड़े टाइम के लिए। धंधा बिल्कुल तो बंद नहीं करा ना कुछ तो कोशिश करी है। लॉयल कस्टमर हैं, लॉन्ग टर्म कस्टमर हैं, उनकी नीड को फुलफिल किया है। तो वो अगर आप माइनस कर लेंगे तो आपको पता लगेगा इतनी सेल्स मेरी शॉर्ट रह गई, और उस सेल्स के हिसाब से इतने का मुझे नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस का घाटा हो गया, जो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। और ये कैसे देखोगे भैया? पिछली बार कितना था सेल्स का, कितना परसेंटेज था, जिसे हम जीपी रेशो से कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली शॉर्ट सेल्स का भी आप जीपी रेशो निकाल लेंगे। काम खत्म, काम खत्म। बस यही करना है। जी हाँ, यही करना है। बट इसके बाद एक चीज़ और है, और फिर आपका ये जो है पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट होगा, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। यहाँ तक अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो ही हम वो लास्ट पार्ट कर सकते हैं। लास्ट पार्ट बोलता है कि आपको ये नेट प्रॉफिट प्लस ये जो इंश्योर्ड चार्जेस हैं, स्टैंडर्ड चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस हैं जो इंश्योर्ड हैं, वो तो आपको मिलेंगे ही उस पीरियड के शॉर्ट सेल्स के हिसाब से। बट उसके साथ कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस भी अप टू अ सर्टेन पोर्शन मिल सकते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है। अगर इसे छोड़ दो तो आपका लॉस ऑफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट हो गया है, सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। अगर इस पार्ट को छोड़ दिया जाए, कितना एडिशनल एक्सपेंस मिलेगा, एक बार मैं आपको यहाँ से भी करा देता हूँ। बड़ा है, चीज़ें समझने में टाइम लगेगा, डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा भाई, बट एक बार आप समझ लोगे चीज़ें तो डेफिनेटली आपके लिए ही वो फ़ायदेमंद रहेगी। क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, यार यहाँ तो मैं लिख नहीं सकता, तो कोई बात नहीं लिख सकते तो मैं इससे पेन से कर देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि एस्टिमेटेड सेल्स जो हैं आप निकालेंगे। एस्टिमेटेड सेल्स का जो लॉस हो गया, जितना आप कमा सकते थे नहीं कमा पाए, तो वो शॉर्ट सेल्स होगी। कितनी सेल्स आपकी शॉर्ट रह गई, उससे जब आप जीपी रेशो का मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पता लगेगा। ये कैसे निकालते हो शॉर्ट सेल्स? स्टैंडर्ड सेल्स जो पिछले बार की है सिमिलर पीरियड की, उसमें अगर आप ट्रेंड की एडजस्टमेंट कर दें और माइनस कर दें जो एक्चुअली में आपने थोड़ा बहुत बेच दिया होगा कुछ एडिशनल एक्सपेंस वगैरह लगाकर, तो आपको पता लग जाएगा इतनी सेल्स मेरी शॉर्ट रह गई। समझ गए आप?
फिर शॉर्ट सेल्स को अगर आप जीपी रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया जीपी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिछले साल के हिसाब से देखते हैं भैया पिछले साल नेट प्रॉफिट और इतने आपके स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स चार्जेस, फिक्स्ड एक्सपेंस आपके इंश्योर्ड थे ऑन अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो सिमिलरली जो है शॉर्ट सेल्स को भी हम उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके बोलते हैं कि भाई देखो इतना पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी से लो प्रॉफिट का, जिसमें प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, प्रॉफिट के साथ कुछ फिक्स एक्सपेंस का भी हिस्सा है, बट वो तो आपका लग जाएगा ना। नेट में तो आपके पास, ओनर के पास प्रॉफिट ही बचेगा जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया था। समझ रहे हैं आप? ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है इससे तो आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करा है, पर लॉस ऑफ प्रॉफिट से आपको जो है टोटल लॉस और क्लेम अमाउंट निकालने का भी तरीका पता होना चाहिए, जो मैंने अभी नहीं बताया। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है और लास्ट पॉइंट है जो अगर समझ पाओगे तो बहुत आसान रहेगा और याद भी करना पड़ेगा इसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि जैसे इनकम टैक्स में होता है ना कि HRA जो है वो इतना एग्जेम्प्ट होगा, याद करते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर याद भी करना पड़ेगा कि 3 में से जो लोअर अमाउंट होगी उतना आपको एडिशनल एक्सपेंस भी अलाउड होगा। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में आप जो है ऐड करेंगे कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस जिसकी कैलकुलेशन नीचे दे रखी है, माइनस करेंगे सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कि भाई ये मेरा कुछ अतिरिक्त खर्चा लग गया और ये जो मैंने स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योरेंस जिसका ले रखा था वो मेरे कम लग गए। कई बार हो सकता है कि आपने रेंट देना हो या कुछ भी देना हो और जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया हो वो आपका खर्चा ना लगा हो, किसी भी पर्टिकुलर फिक्स चार्ज के लिए खर्चा ना लगा हो, कम लगा हो, तो आप कहेंगे भैया ये मेरा कुछ अतिरिक्त खर्चा लगा और ये मेरी कुछ अतिरिक्त सेविंग हो गई जिसका मैंने इंश्योरेंस लिया था, बट मेरा वो लगा ही नहीं खर्चा, तो मैं उसका कैसे क्लेम कर सकता हूँ? डेफिनेटली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन की बात हो रही है, क्योंकि ये लॉस ऑफ प्रॉफिट आपका डिसलोकेशन पीरियड का ही निकल कर आया है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा क्या सेविंग हुई आपकी, पर जो एडिशनल क्लेम जितना आप ले सकते हो वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, पर वो मैक्सिमम कितना हो सकता है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जी, और ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आपको याद करनी पड़ सकती है कि भैया जो एडिशनल एक्सपेंस है, लॉस ऑफ प्रॉफिट तो है, उसके साथ कुछ एडिशनल एक्सपेंस भी आपको अलाउ कर देंगे जो आपको करना पड़ा क्योंकि आपके वहाँ आग लग गई, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी करने पड़े, पर वो मैक्सिमम कितने अलाउड होंगे? लोअर ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअल खर्चा जो आपका हुआ वो, या जो आपने इस खर्चे से एडिशनल सेल्स करी है, कुछ खर्चा आपने एडिशनल लगाया ना भैया, दुकान जल गई तो रेडी लगा ली सेल करने के लिए, तो जो भी आपकी प्रीमाइस जल गई, वहाँ से बिजनेस नहीं कर पा रहे हो पीरियड ऑफ डिसलोकेशन में, तो आपने कुछ और अल्टरनेट अरेंजमेंट करे, वो खर्चा जो है उसका बोल रहे हैं कि उस खर्चे का भी आपको हम बेनिफिट देंगे इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो एक्स्ट्रा खर्चा भी हम आपको देंगे। ठीक है, पहले तो जो प्रॉफिट है और जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस लग रहे थे उसका आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाला ना जीपी रेशो से मल्टीप्लाई करके, उसमें ऐड कर रहे हैं भैया जो आपको डिसलोकेशन की वजह से एक्स्ट्रा एक्सपेंस बियर करना पड़ा वो भी हम दे रहे हैं, पर वो मैक्सिमम कितना अलाउड होगा वो बता रहे हैं। जो एक्चुअली में खर्चा हुआ वो, या फिर जो एडिशनल एक्सपेंस लगाकर जो आपने एक्स्ट्रा सेल्स करी है, अगर आप ये एडिशनल एक्सपेंस नहीं करते तो जो बची कुछ यहाँ पर 10,000 की सेल्स हुई है ना, यहाँ पे 10,000 की सेल्स करी है, वो भी नहीं कर पाते आप, तो आप बता रहे हैं भैया ये खर्चा लगाने से जो मेरी एडिशनल सेल्स में कर पाया हूँ, अगर मैं उसको जीपी रेशो से मल्टीप्लाई करूँ, जो भी सेल्स का रिडक्शन में अवॉइड कर पाया हूँ, नहीं करता ये खर्चा तो मेरा वो सेल भी कुछ भी नहीं होता, जीरो ही होता, तो मेरा क्या होता? शॉर्ट सेल्स मेरी ज़्यादा आती तो आप मुझे ज़्यादा का क्लेम देते, है ना? ज़्यादा अगर मुझे बड़ा लॉस होता, शॉर्ट सेल्स मेरी बढ़ जाती, तो उससे मैं जीपी रेशो से मल्टीप्लाई करता तो मेरा ज़्यादा का लॉस आता, लॉस ऑफ प्रॉफिट। बट मैंने कुछ ना कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट करके कुछ ना कुछ सेल्स करी, तो अब जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो मैं शॉर्ट सेल्स में कैलकुलेट करने के टाइम माइनस कर लेता हूँ, भैया एक्चुअली में तो इतनी सेल हो गई ना, तो मुझे एक्चुअली में तो घाटा नहीं हुआ इस सेल का, शॉर्ट सेल्स पर जो है मैं जीपी रेशो लगाता हूँ। बट हम इंश्योरेंस कंपनी से कह रहे हैं कि भाई जो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो सेल करने के लिए, ये जो 10,000 की सेल्स मैंने करी है, इसके खर्चे का भी तो आप एडिशनल एक्सपेंस हमें दो, तो वो कितना मिलेगा एक्चुअल एक्सपेंस, या इस एडिशनल एक्सपेंस से जो आपने सेल्स में रिडक्शन को अवॉइड करा, उससे अगर आप जीपी रेशो से मल्टीप्लाई करके देखें कि भाई अगर ये भी नहीं होता, ये मैं नहीं करता, तो मेरा जीपी रेशो से ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर मेरा क्लेम ज़्यादा आता। और लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर मेरा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर यानी 12 महीने का टर्नओवर फायर से पहले, और उसमें आप ट्रेंड की एडजस्टमेंट कर देते हैं, अगर उसमें जीपी रेशो से उसको मल्टीप्लाई करें तो आपको पता लगेगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आएंगे जीपी रेशो से मल्टीप्लाई करने पर। बट कौन से? पिछले साल के नहीं, करंट ईयर के भी नहीं,
जब आपका फायर लगा उससे पिछले 12 महीने के, और उसमें आप ट्रेंड एडजस्ट कर लेंगे। तो एक तरह से हो गया कि फायर की डेट से अगले 12 महीने का आप देख रहे हैं कि भैया फायर की डेट से अगले 12 महीने का आप चेक कर रहे हैं कि ये मेरा जो है नेट प्रॉफिट या इंश्योरेंस बनता पूरे साल का, अगले 12 महीने का, और उसमें अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी आपने ऐड कर दिए। तो दैट मीन्स टोटल ग्रॉस प्रॉफिट इतना। उस टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में अगर इंश्योर्ड जो है वो इतना, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशो, इंश्योर्ड इतना, तो एडिशनल एक्सपेंस में कितना इंश्योर्ड का पोर्शन होगा। इन तीनों में से जो लोअर होगा उतने का आप एडिशनल एक्सपेंस ले सकते हैं। अगर आप ये पॉइंट छोड़ दें तो बाकी का जो हमने डिस्कस करा है वो तो हो गया, सिर्फ यही पॉइंट आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है। समझे आप? यही पॉइंट आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको जो है दोबारा से समझिएगा। मैं आपको दोबारा से जो है पूरा ये बता रहा हूँ। 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23। अब हो गया है, थोड़ा इधर उधर डल गया। 1 अगस्त 22, 30 सितंबर 22। इस पीरियड में जो है यहाँ पर फायर लगी, तो इस पीरियड में आप सेल नहीं कर पाए, मान लेते हैं कर ही नहीं पाए। तो अगर इस पीरियड में आप सेल्स नहीं कर पाए तो आप देखेंगे भैया इस पीरियड की सेल्स कितनी निकल रही है, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड की सेल्स देख लेंगे पिछली बार की, उसमें ट्रेंड एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ की आपको सेल्स मिल जाएगी। अब इस सेल्स में जो है आप अगर मल्टीप्लाई करें जीपी रेशो से, जिसका मतलब है कि भैया सेल्स का कितना परसेंट नेट प्रॉफिट और फिक्स चार्जेस आपने इंश्योर्ड करा के रखे हैं। है तो पॉलिसी प्रॉफिट की, बट हम फिक्स चार्जेस इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमें उस फिक्स चार्जेस का जो पैसा मिले उससे फिक्स चार्जेस को पे कर दें, और बाकी नेट प्रॉफिट जो मैंने पॉलिसी ली थी वो मेरा तो पैसा मुझे मिल जाए, ओनर जो है अपने घर ले जाए। ये जीपी रेशो हम पिछले साल का कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम हम जो है इस पीरियड की सेल से मल्टीप्लाई करके इस पीरियड का देख लेते हैं, ये लॉस है। यहाँ तक की बात ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि जब बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है यहाँ पे, तो वो कुछ ना कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, और एडिशनल एक्सपेंडिचर करके कहते हैं भैया सेल्स तो चालू रखो वरना कस्टमर चले जाएगा, तो थोड़ा बहुत बेचते रहो माल जितना पॉसिबल है। तो वहाँ पर ये कुछ ना कुछ एक्चुअल सेल्स कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है भाई देखिए, आपने जो सेल्स आप निकाल रहे हैं इस पीरियड की, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन की, इससे आप माइनस कर लीजिए जो एक्चुअली में आप सेल्स कर चुके हैं। तो इसका मतलब आपने एक्चुअली में जो आपको शॉर्ट हुई सेल्स वो इतने की हुई, तो हम इस पर आपको जो है जीपी परसेंटेज लगाकर ये नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का पोर्शन हम आपको देंगे। बट उसके बाद ये जो आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाला है, इसमें कहीं ना कहीं वो भूल गए कि भैया ये जो आप यहाँ माइनस कर रहे हैं ना एक्चुअल सेल्स जो इस पीरियड में करी है, वो कुछ ना कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर लगाकर करी है। अगर वो एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं लगाते तो ये आपकी एक्चुअल सेल्स नहीं होती। तो अगर ये एक्चुअल सेल्स नहीं होती तो शॉर्ट सेल्स ज़्यादा आती, जिससे कि मेरे को ज़्यादा का लॉस ऑफ प्रॉफिट मिलता। तो इसीलिए लॉस ऑफ प्रॉफिट में बाद में हम ऐड कर देते हैं कि भाई कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर लगे हैं तो ऐड कर दो। बट इसकी अमाउंट कहाँ तक होगी, कहाँ तक मिलेगी आपको इसकी अमाउंट? एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो एडिशनल एक्सपेंडिचर लगे, या इस एक्सपेंडिचर से जो आपने सेल्स का रिडक्शन नहीं होने दिया। अगर ये एक्सपेंडिचर आप नहीं करते तो भी मान के चलता हूँ कि हो सकता है 2000 की सेल्स आपकी फिर भी हो जाती। ऐसे ही एक्सपेंडिचर करा तो उससे आप 10,000 की सेल्स कर पाए, 2000 के बदले 10,000 की कर पाई, यानी कि 8,000 की सेल्स का लॉस आपने बचा लिया इस एडिशनल एक्सपेंडिचर की वजह से। तो उस 8,000 पर भी जो जीपी रेशो से मल्टीप्लाई कर बनेगा उतना आप और ऐड कर सकते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट में। या फिर जब आपकी फायर लगी उसके अगले 12 महीने की सेल्स, जो कि आप इसके पिछले 12 महीने की सेल्स में ट्रेंड ऐड करेंगे तो पता लगेगी। तो आप देख रहे हैं इसके अगले 12 महीने की सेल्स में कितना पोर्शन इंश्योर्ड है प्लस कितना अनइंश्योर्ड है। अगर टोटल इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड खर्चा नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स चार्जेस मेरे इतने हैं, तो उसमें कितना मेरा जो है इंश्योर्ड पोर्शन है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड पोर्शन। अगले 12 महीने की सेल्स में टोटल अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इतना है तो उसमें कितना नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड फिक्स चार्जेस हैं। तो अगर टोटल में इतना है तो उस हिसाब से जो एडिशनल एक्सपेंस लगे, इस एक्सपेंस में कितना मेरा इंश्योर्ड पोर्शन होगा, ये आपने चेक करा और तीनों में से जो लोअर था उतने का आप यहाँ पर और ऐड कर देंगे।
और यदि आपको इंश्योर्ड चार्जेस में, इंश्योर्ड फिक्स चार्जेस में कोई डिस्काउंट मिला है जो आपका नहीं लगा, पैसा लग सकता था नहीं लगा, खर्चा नहीं लगा, तो वो आप माइनस कर देंगे, तब आपके पास जो है पॉलिसी अमाउंट नेट आएगा, तब आपके पास पॉलिसी अमाउंट नेट आएगा, यानी टोटल लॉस आएगा। क्लेम अमाउंट तो अभी भी नहीं निकला, क्योंकि आपको क्लेम अमाउंट के लिए एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा कि भैया देखिए, तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर यानी अगले 12 महीने का टर्नओवर एक तरह से, उसमें आपने जीपी रेशो से मल्टीप्लाई करा तो आया कि भैया अगले 12 महीने फायर की डेट से अगले 12 महीने का इतना पोर्शन बनता है, इंश्योर्ड पोर्शन, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट इतने बनते हैं, तो उसके लिए हमने पॉलिसी अमाउंट ली है, यानी इतने रुपए को इंश्योर करने के लिए पॉलिसी अमाउंट है, तो इतने लॉस के लिए पॉलिसी अमाउंट कितनी बनेगी वो आपका जो है क्लेम अमाउंट निकल कर आएगा। तो ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी और थोड़ा सा जो है बड़ी चीज़ हो गई है, ठीक है जी। बट अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास को 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, तो आप बड़ी आराम से कर सकते हैं। अब कई लोग पूछेंगे ट्रेंड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जी ट्रेंड कुछ नहीं होता, ट्रेंड तो आपका बहुत सिंपल है कि अगर आपने ईयर 2016-17 में 10 लाख की सेल्स करी, 2017-18 में आपने 10 लाख की जगह 15 लाख की करी, तो भैया ये जो 5 लाख का जो चेंज हुआ है ना 50%, ये आपका क्या है ट्रेंड है, और ये 1 साल का ट्रेंड है। हो सकता है ईयर 2018-19 में आपने 15 लाख के बाद 17 लाख की सेल्स करी हो, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका कुछ और परसेंटेज निकलेगा। तो जितना क्वेश्चन में डेटा गिवन है उससे आप ट्रेंड निकाल सकते हैं और ट्रेंड का एवरेज ले सकते हैं। समझ रहे हैं, चेंज चेंज चेंज, अगर ज़्यादा फिगर गिवन है तो चेंज 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 ले लेंगे और उसका एवरेज लेंगे, और चेंज गिवन नहीं है, मान लेते हैं चेंज गिवन है ही नहीं, पिछले सालों का ट्रेंड गिवन ही नहीं है, कोई बात नहीं। 1 अगस्त को फायर लगी थी, 31 मार्च यहाँ पर है, साल शुरू हुआ तो 1 अगस्त तक तो फायर नहीं थी, बिजनेस नॉर्मल चल रहा था। इसे कंपेयर कर लो पिछले साल के सेम पीरियड के साथ, अनअफेक्टेड पीरियड को कंपेयर कर लो कि अच्छा पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के इसी क्वार्टर में या इसी पीरियड में सेल्स मेरी थी 5 लाख, अभी हो गई 7 लाख, तो ट्रेंड क्या चल रहा है ज़रा देख लो सिमिलर पीरियड को कंपेयर करके। ये एडवर्स सिचुएशन में अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो ये पूरा काम जहाँ में लॉस ऑफ प्रॉफिट का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार तो ऐसा होता है कि 5-6 एग्जाम्पल्स करवाने के बाद चीज़ें जो है आधी समझ में आती है, फिर 5-6 एग्जाम्पल के बाद पूरी आती है, उसमें भी स्टूडेंट्स रट्टा मारते हैं। मैंने खुद कई चीज़ें इसमें रटी थी, खुद रटी थी, बट उसके बाद मैंने डिकोड करा इस चैप्टर को और आपको मैंने पूरा प्रेजेंट कर दिया कि भाई क्या सिस्टम है लॉस ऑफ प्रॉफिट का, क्या कॉन्सेप्ट है। अब आप इसको जो है 2 बार देखिए, कॉपी में लिखना है, इस कॉन्सेप्ट को लिखिए, फिर जो है हम साथ में क्वेश्चन करेंगे सीधा फुल फ्लेज जो एग्ज़ाम में आता है 8 नंबर का। बट तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि भैया ये अफेक्टेड पीरियड है, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल किसे बोलते हैं, एनुअल टर्नओवर क्या होता है भैया, पिछले फायर की डेट से पिछले 12 महीने के टर्नओवर को एनुअल टर्नओवर बोलते हैं। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर क्या होता है, इसमें ट्रेंड एडजस्ट कर लो तो अगले 12 महीने का आ गया, उसे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर बोलते हैं। इसे स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं, इसमें ट्रेंड एडजस्ट कर लो तो यहाँ की सेल आ जाती है। शॉर्ट सेल्स किसको बोलते हैं, जीपी कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं, इंश्योर्ड भी होते हैं, कुछ अनइंश्योर्ड भी रह जाते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बस आपने 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई किया हो गया, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए जो है थोड़ा सा समय लग गया है। जो भी मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से अगर आपने सुना है और दोबारा से सुनते हैं, कॉपी में लिखते हैं और टर्मिनोलॉजी अपनी क्लियर कर लेते हैं एक एक चीज़ जो बताई गई है, फिर मेरे साथ आप क्वेश्चन करिएगा, और अगर वो क्वेश्चन हो पाता है तो दैट मीन्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।